हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई जनाब, कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी, ये भाई मुझे पूरी उम्मीद है। आप पूरे अपना 100% दे रहे हैं पढ़ाई में और बड़ी मुझे खुशी होती है जब बच्चों के मैसेज आते हैं और बच्चों से बात होती है तो सब हम लगे हुए हैं पढ़ाई में, तो बहुत अच्छी बात है। साथ के साथ नोट्स भी बना रहे हैं भाई, सभी नोट्स भी बना रहे हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम सर लगातार कर रहे हैं, जिससे हमारा एनसीईआरटी तो तैयार हो ही रहा है, साथ ही साथ भाई फाउंडेशन भी अपना तैयार होता जा रहा है। जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर इसी प्रकार यदि पढ़ाई हम करते रहेंगे तो हम जरूर सक्सेस होते चले जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब देखिए यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं भाई केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 की बात कर रहे हैं और इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे भैया? आज हम दादा इसमें पढ़ेंगे, देखिए आपको दिख रहा है, आज कवर करेंगे औसत दर, एवरेज रेट को पढ़ेंगे। पहले तो रेट की बात हमने पहले भी करी थी, एवरेज रेट की बात करेंगे। रेट सर अभी तो आपने रेट की बात बताई थी, अब रेट भी दो प्रकार की है, इसको हम पढ़ेंगे। और दूसरा कौन सी है? इंस्टेंटेनियस रेट और तात्कालिक दर। क्या कहेंगे? तात्कालिक या तात्क्षणिक, उस क्षण पर रेट, किसी क्षण पर रेट क्या होगी। और यदि टाइम मिला तो आज कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सुलझा दीजिए, क्योंकि जब फिजिकल केमिस्ट्री की बात हो और न्यूमेरिकल्स ना हो तो सर सूना सूना सा लगता है। तो इस बात की भी हम, न्यूमेरिकल्स की भी हम कुछ बात करेंगे। चलिए आ जाइए। अब देखिए पहले तो हम बात करें रेट की बात करें। देखिए इस डेफिनेशन की बात हम बाद में करेंगे। रेट हमने पढ़ा है भाई, क्या पढ़ा है? रेट, दर क्या होता है। कंसंट्रेशन क्या पढ़ा है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, ये बात पढ़ी है हमने। क्या लिखा है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन, क्या पढ़ा है हमने? हमने ये पढ़ा है अपॉन टाइम टेकन, ये बात हमने पढ़ी है। ये पढ़िए रेट के बारे में। वेग क्या होता है, दर क्या होती है, रेट ये होती है कि कंसंट्रेशन किसकी चेंज हो रही है दादा? अभिकारक की या उत्पाद की समय के साथ जो चेंज होती है दर, वो क्या कहलाती है? अभिक्रिया की दर कहलाती है। सांद्रता में जो समय के साथ परिवर्तन होता है, और ये बात सर हमें पता है कि क्रिया कारक है, अभिकारक की दर समय के साथ साथ घटती जाती है और उत्पाद की भाई सांद्रता बढ़ती जाती है। ये बात भी हमने पढ़ ली है। तो अब जब हम बात करेंगे एवरेज रेट की, दो प्रकार की है रेट, यहाँ पर हम बात करेंगे दो प्रकार के रेट की बात करेंगे, दर की बात करेंगे। देखिए दो प्रकार की रेट की बात करेंगे। पहली कौन सी है? एवरेज, एवरेज रेट की बात करेंगे, जिसको हम RAV से डिनोट करेंगे। और दूसरी रेट हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे। और इसको भाई किससे रिप्रेजेंट करेंगे? RI, इंस्टेंटेनियस, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या लॉन्ग टाइम इंटरवल में जब हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं रेट को, तो वो क्या कहलाती है? एवरेज रेट कहलाती है। एक लंबे समय अंतराल में रेट की हम गणना करें तो वो कि भाई क्या कहलाएगी? एवरेज रेट कहलाती है। और इसकी डेफिनेशन की जब हम बात करेंगे, द रेट मेजर्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल, लॉन्ग टाइम, कुछ समय के बाद, मिनट के बाद या घंटों के बाद हम रेट की गणना करें। पहले मान लीजिए कोई क्रिया कारक है, उसकी सांद्रता मान लीजिए 1 है। अब सर 20 मिनट बाद उसकी सांद्रता क्या हो गई, या 10 मिनट बाद उसकी सांद्रता में क्या परिवर्तन आ गया? एक लंबा टाइम इंटरवल हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? टाइम रेट मेजर्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट। या द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम,
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की बात हम करेंगे। यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की बात कर रहे हैं कि उसमें समय के साथ जो सांद्रता में परिवर्तन होगा भाई, वो क्या कहलाएगा, एवरेज रेट कहलाएगा। और यही बात हिंदी मीडियम की वाले स्टूडेंट्स के लिए लिखी हुई है कि लंबे समय अंतराल में मापी गई दर को भाई क्या कहते हैं, औसत दर कहते हैं। एक टाइम इंटरवल के बाद क्या लिखेंगे, लंबे समय अंतराल के बाद मापी गई दर को क्या कहते हैं, औसत दर कहते हैं। किसी एक अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को उस समय अंतराल से भाग दें। सांद्रता में, जब यही तो पढ़ा है ना, सांद्रता में क्या कर देंगे, यही बात हमने पढ़ी है कि सांद्रता में परिवर्तन को समय अंतराल से सर भाग दे दो। ये बात हमने पढ़ी है, तो यही बात लिखी हुई है, परिवर्तन को समय अंतराल से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है वो औसत दर कहलाता है। वाह क्या बात है सर, सारी बात समझ में आ गई आपके, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट कि औसत दर क्या होगा। एक समय अंतराल के बाद जब दर की गणना की जाती है वो क्या कहलाती है, एवरेज रेट कहलाती है। अब एवरेज रेट की जब हम बात करेंगे, इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, एवरेज रेट को आर एवरेज, इससे डिनोट करते हैं। अब यहां पर देखिए, अब यदि मैं बात करूं एवरेज रेट की बात करूं, आर ए वी, मान लीजिए एवरेज रेट की बात हम करें, यदि हमारे पास रिएक्टेंट, ये बताया था, ये प्रोडक्ट में चेंज होता है। रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। और t बराबर t समय पर, t बराबर t सेकंड पर यदि इसकी कंसंट्रेशन R1 मान लेता, और इसकी कंसंट्रेशन हम मान लें, अब कितनी मान लें, P1 मान लें, और t बराबर T2 समय पर, t बराबर क्या कर दूं, T2 समय कर दूं, अब ये कितनी हो जाएगी, R2 हो जाएगी, और ये कितनी मान लें, P2 हो जाए। ये इस प्रकार से हो जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, वो थोड़ा सा यही बता रहा हूं। यदि हम, ये आपको पता है कि ज्यादा इसमें से कौन है, R1 ग्रेटर देन R2, ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं। और क्या है, P2 ग्रेटर देन P1, ये बात हमने पढ़ ली। R1 की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, धीरे धीरे कम होती जाएगी, और प्रोडक्ट की पहले कंसंट्रेशन 0 थी, धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। इतनी बात हमने पढ़ ली है। यदि अब इनकी रेट की हम बात करें, एवरेज रेट की मैं बात करूं, देखिए मैं बात करूं एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट, क्या करूं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब क्रियाकारक की औसत दर, भाई क्या हो जाएगी आपको पता है, मतलब आर ए वी, रिएक्टेंट के लिए आर ए वी क्या हो जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, डेल्टा क्या लिखूंगा, आर अपॉन डेल्टा, ये बात लिखेंगे। डेल्टा आर क्या है ये आपको पता है, ये डेल्टा आर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, डेल्टा आर क्या है भाई, R2 माइनस R, और सर डेल्टा T क्या है, डेल्टा T की जब बात करूंगा तो T2 माइनस T, मतलब क्या हो गया, अंतिम सांद्रता या फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन करके हम डेल्टा आर निकाल लेते हैं। ये बात तो आपको पता है। यदि इसी प्रकार मैं बात करता हूं, यदि किसकी बात करूं, प्रोडक्ट के लिए बात करता हूं। अब देखिए प्रोडक्ट के लिए बात करूंगा तो प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट हो गई। अब देखिए मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं, एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट, आर ई वी, किसकी बात कर रहे हैं, पी, और यहां पर रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस
डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिखेंगे। अब यहां पर डेल्टा पी बराबर क्या है भाई, ये क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ, क्या लिखूंगा, P1। और डेल्टा टी आपको पता है क्या है, T2 माइनस। अब यहां पर आपको पता है ये प्लस साइन लगाया है और ये माइनस साइन। प्लस माइनस साइन का क्या मतलब है कि रिएक्टेंट की रेट टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। माइनस साइन और प्लस साइन आपको पता है ना, मैं लिख देता हूं दोबारा, माइनस साइन indicate the concentration of reactant is decrease. Concentration of reactant is decrease। और जब प्लस साइन की बात करेंगे, प्लस साइन की बात आ रही है, इसका मतलब indicate the concentration of product is increase। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और ये जो रिएक्टेंट की रेट है ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इतनी बात आपने समझ ली, ये बात समझ ली। पहली बात हमने रेट की बात करी कि कंसंट्रेशन किसकी चेंज होगी, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की टाइम के अकॉर्डिंग, भाई वो क्या कहलाती है, रेट कहलाती है। और जब एवरेज रेट की बात करेंगे तो लॉन्ग टाइम इंटरवल में जो चेंजेज आएगा वो भाई एवरेज रेट कहलाएगी, और ये कुछ भी ज्यादा नहीं। तो एवरेज रेट आपके समझ में आ गई हो। रिएक्टेंट के आगे माइनस साइन लगाते हैं और प्रोडक्ट के आगे भाई क्या लगाते हैं, प्लस साइन यहां पर लगाया जाता है। इतनी बात आप इसको नोट कर लें, तब आगे चलते हैं और बात करेंगे। इतनी बात नोट कर ली, साथ के साथ हमें नोट भी करना है और नोट्स भी बनाते जाना है। ये रेट की बात कर ली हमने, एवरेज रेट की बात कर ली, इसकी डेफिनेशन हमने देख ली। क्या देख ली कि रेट मेजर्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट, लंबे समय अंतराल में, ये हमने पढ़ लिया। और इसकी हमने देख ली रिएक्टेंट प्रोडक्ट की रेट क्या होगी। अब देखिए नई चीज आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने देखा रेट ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ प्रोडक्ट, ये हमने निकाल ली। या इस बात को मैं इस तरह से भी कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि ये आपने प्लस माइनस साइन देख लिया, क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ऑफ आर। आर क्या है, रिएक्टेंट, यहां लिख देता हूं, रिएक्टेंट आर इज इक्वल टू, ये जो इंपॉर्टेंट बात है इसको समझना है भाई। यहां पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर, रिएक्टेंट के विलुप्त होने की दर, ये क्या निकल कर आई है, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ये होगी, क्या होगी, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। और इसको सही लिख देता हूं, थोड़ा सा सेम ही लिखूंगा, माइनस क्या होगी भाई, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी होगी। मतलब जो रिएक्टेंट की रेट है वो क्या है, डिसअपीयरेंस की रेट है, विलुप्त होने की दर है। रिएक्टेंट तो भाई विलुप्त होता है, क्रियाकारक क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है समय के अकॉर्डिंग, इसलिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब दूसरी बात मैं करने जा रहा हूं, ये आपको पता है, और यहां पर लिख देता हूं रेट ऑफ एपीयरेंस, रेट ऑफ एपीयरेंस ऑफ पी। पी क्या है, प्रोडक्ट इज इक्वल, ये क्या होगी, ये आपको पता है, प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये हमारी ये हो जाएगी। तो एपीयरेंस की रेट और किसकी,
डिसएपीरियंस की रेट, ये बात हमने पढ़ी। तो ये जो रिएक्टेंट वाला डिसएपियर होगा, अब इसको हम क्या बोलेंगे दादा, रेट ऑफ डिसएपिरियंस बोलेंगे रिएक्टेंट की रेट को। और एपिरियंस मतलब बनने की दर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद के बनने की दर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्लस में होगी और ये विलुप्त होने की दर होगी। ये दो इंपॉर्टेंट बात ये हमें ध्यान रखनी, ये आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट बात। अब यहां पर देखिए दूसरी बात, इसको भी देखेंगे इंस्टेंटेनियस को, पहले यहां देखिए, देखिए दूसरी बात, टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिसएपीरियंस ऑफ 1 मोल ऑफ आर क्या है, रिएक्टेंट, इज इक्वल टू, किसके बराबर रहेगा ये, इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर appearance of 1 mole of P। ये हो मतलब 1 मोल का डिसएपीरियंस होगा रिएक्टेंट का, जितना टाइम हमें रिक्वायर्ड होगा उतना ही ए के क्या होगा, प्रोडक्ट के बनने का जो दर होगी, बनने में जो समय लगेगा वो दोनों बराबर करेंगे। क्या लिख सकते हैं, ये ऐसे हिंदी में लिख देता हूं मैं इस बात को, क्या लिख देता हूं, आर के 1 मोल, आर के हिंदी में समझ लें, आर के 1 मोल को लुप्त होने में लगा समय, ये दोनों बराबर रहते हैं, इज इक्वल टू पी के 1 मोल को बनने में लगा समय, ये दोनों बराबर है समय। तो क्या होगा, क्या अंतर आएगा यहां से कि क्या हो जाएगा, रेट ऑफ जो क्या हो जाएगी, विलुप्त होने की दर किसके बराबर हो जाएगी, बनने की दर के। सो क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा कि माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा, ये निकल कर आ जाएगा रिलेशन। ये दोनों जो दर हैं, ये दोनों जो है विलुप्त होने की दर और बनने की दर, भाई ये क्या हो जाएंगी दादा, ये दोनों बराबर हो जाती, ये दोनों बराबर हो जाती है, इनको बराबर समय लगता है, ये विलुप्त होएगा और ये बनेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इस बात को भी आप नोट कर लें साथ ही साथ। अब देखिए यदि कोई रिएक्शन है, कर लिया था नोट, यहां पर देखें, यदि मैं लिख देता हूं ए से बी बन रहा है, सर ए से क्या बन रहा है भाई, बी बन रहा है, ए से बी बन रहा है। अब यहां पर ए से बी बन रहा है तो क्या लिख दूंगा, रेट ऑफ
डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या हो जाएगी, क्या लिखोगे, माइनस क्या लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन क्या लिखूंगा, डेल्टा टी लिखेंगे। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, डेल्टा ए के विलुप्त होने की दर माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, और क्या लिख दूं यहां पर हिंदी में, ए के विलुप्त या लुप्त एक ही बात है, विलुप्त होने की दर। भाई ये हो, यदि आपसे कोई पूछे बी के बनने की दर सर क्या है, बी के बनने की दर क्या लिखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, मतलब बी के बनने की दर, बी के बनने की दर क्या हो जाएगी अब, प्लस क्या लिख दूंगा, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। बी के बनने की दर भाई ये हो जाएगी, बी के बनने की दर ये हो जाएगी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो ये बात आप समझ लें, ये इंपॉर्टेंट बात है कि विलुप्त होने की दर और दोनों की दर, ये दोनों क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती है। और विलुप्त होने की दर क्या होगी, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, और बनने की दर भाई क्या हो जाएगी, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगी। यदि आपसे ये कोई कहे, चलिए और देखते हैं, यदि हमसे कोई कहे ए से 2b बना है, तो इसके लिए बता दूं क्या, मैं ऐसे लिख दूं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। यदि रेट ऑफ अपीयरेंस क्या हो जाएगा, मतलब प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ये कोफिशिएंट को नहीं लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, कोफिशिएंट को इंक्लूड यहां पर नहीं करेंगे। सोशियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट है 2 लिखा हुआ है, इसको यहां पर नहीं लिखा जाएगा। रेट ऑफ अपीयरेंस की जब बात करेंगे, बी के बनने की दर बात करेंगे, तब इसको यहां पर नोट नहीं करेंगे। यदि ये इस प्रकार से 2a ऐसे कर देते हैं, a प्लस 2b इज इक्वल टू 3c। अब बताइए, अब यदि मैं बात करूं, क्या करूं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या लिखेंगे, सिंपल डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे। और रेट ऑफ अपीयरेंस या बनने की दर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी में क्या लिखूंगा, प्लस, बस प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। इतनी बात आप समझ लें मन में, ये बात आपके समझ में बैठ गई तो हमारा न्यूमेरिकल का काम भी हल्का हो गया आधा। इतनी बात कर लिया आपने। अब सर कोई रिएक्शन लिखकर बता दो। अब देखिए, मान लीजिए रिएक्शन लिखकर बता देते हैं, उससे पहले ग्राफ देख लेते हैं। इनके ग्राफ किस प्रकार से बनते हैं, ग्राफ कैसे बनेंगे इनके, उस बात की भी हम गणना कर लेते हैं, बात कर लेते हैं भाई ग्राफ कैसे बनेंगे। यहां पर देखिए, इसमें कंसंट्रेशन और टाइम के अकॉर्डिंग ग्राफ को यदि प्लॉट करना हो तो रेट की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर ग्राफ कैसे प्लॉट होंगे, इस बात को भी समझ लें। ग्राफ को कैसे बनाएंगे उससे पहले ये सारी बातें आप नोट कर लें, तब ग्राफ पर चलेंगे। चलो भाई, ग्राफ की बात करेंगे तब उसके बाद एक नई बात सीखेंगे। यहाँ पर ग्राफ देख लो पहले, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, किस किस में, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ये मैं ले लेता हूं यहां पर, ऐसे यहां पर लिख देता हूं कंसंट्रेशन, हिंदी में कहते हैं सांद्रता,
और यहां पे ले लिया मैंने समय। अब देखिए रिएक्टेंट की सांद्रता समय के साथ क्या होती है सर, डिक्रीज होती जाती है, ये बात हमने पढ़ी है। तो इसकी ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, इसका ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा, समय के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो यहां पर मैं ले लेता हूं एक t1 टाइम, यहां पर ले लिया t1, यहां ले लेते हैं ये मैंने ले लिया, क्या ले लिया, ये t1 और ये क्या है t2। t1 पर जो है ये इस तरह से आएगा, और ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा। यहां पर जो है कंसंट्रेशन T1 पर C1 मान लेते हैं और यहां पर क्या मान लेते हैं, C2 मान लेते हैं। ग्राफ प्लॉट ऐसे करेंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, डाउन हो रही है, कम होती जा रही है, और ये इस प्रकार से। यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, रिएक्टेंट मतलब क्रियाकारक की सांद्रता को बता रहा है, ये समय के अकॉर्डिंग कम होती जा रही है। अब इसके लिए एवरेज रेट भाई मुन्ना क्या होगा, RAB माइनस सर C2 माइनस C1 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, T2 माइनस T, ये हो जाएगा सर। प्रारंभिक सांद्रता तो इसकी क्या है C1, और अंतिम क्या है भाई C2, तो क्या हो जाएगा C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। और मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, RAB बराबर माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ये मैं इसको यहां पर ये हो जाएगा किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। तो रिएक्टेंट के लिए जब हम सांद्रता की बात करेंगे, एवरेज रेट की बात करेंगे, तो इस तरह से ग्राफ आता है। अब बात करें सर प्रोडक्ट की, अब प्रोडक्ट की बताइए सर, प्रोडक्ट का किस प्रकार से आएगा, पहले आप इसको नोट कर लें तब प्रोडक्ट की बात करेंगे। प्रोडक्ट की भी बात करेंगे, इसको नोट कर लें, मैं साइड में हो गया हूं। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट का ग्राफ किस प्रकार से प्लॉट होगा। अब यहां पर देखिए, प्रोडक्ट की जब बात करेंगे तो यहां भी हम क्या कर लेते हैं, पहले ये लाइन खींच लेते हैं इस तरह से, यही बात लिखेंगे। ये क्या है, सांद्रता है, इसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन, और यहां पर क्या लिख देता हूं, टाइम। अब देखिए इसका जो ग्राफ है, समय के साथ प्रोडक्ट भाई क्या होता है, बढ़ता है, क्रियाकारक घट रहा है और उत्पाद क्या बढ़ रहा है। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा, इसका ग्राफ ऐसे आएगा, समय के साथ बढ़ रहा है। यदि यहां पर भी हम ऐसे प्लॉट कर लेते हैं, T1 या T2 दो ले लेता हूं मैं यहां पर, ये कर देता हूं, तो ये क्या है, T1 है और ये T2 है। T1 पर क्या है, C1, और ये क्या है, C2, ये ऐसे। तो इसके लिए एवरेज रेट क्या हो जाएगी, बराबर प्लस लिखेंगे, और ये प्रारंभिक सांद्रता इनिशियल और फाइनल C2, तो क्या लिखूंगा, C2 माइनस C1 अपॉन क्या लिखूंगा भाई, T2 माइनस T1, और RAB बराबर क्या लिखूंगा, प्लस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। इसके लिए ये लिखो, और उसके लिए क्या लिखा था, माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T लिखा था। तो ये ग्राफ आप प्लॉट कर लें, तब आगे हम बात करते हैं। मन्ना करो भाई, जल्दी करें फटाफट। कर लिया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सीख रहे हैं। ये चीजें हमने सारी पढ़ ली हैं कि रेट क्या होती है, एवरेज रेट भाई क्या है,
और इस पर भी बात कर रहे हैं। अभी इंस्टेंटेनियस रेट की तो हमने बात ही नहीं करी है, उसकी बात भी करेंगे। अब यहां पर देखिए, अब देखिए ये बात जो आपने सीखी, यहां पर देखिए ये बात हमने सीख ली। ये जो अभी सीखा, क्या सीखा कि ये बात कि रेट ऑफ डिसएपियरेंस हमने सीख लिया इस रिएक्शन के लिए। रिएक्शन ये थी भाई, रिएक्शन हमारी ये थी। इसके लिए हमने रेट ऑफ एपियरेंस डिसएपियरेंस की बात करी, रेट ऑफ डिसएपियरेंस बी की बात करी, रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ सी की बात करी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात भाई समझ ले यहां पर दादा, यदि रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, यदि हम बनने की दर और विलुप्त होने की दर की बात करते हैं तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं करते हैं। ये जो संख्याएं लिखी रहती हैं कोएफिशिएंट, इनका यूज नहीं होगा। लेकिन यदि बात करें रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, इसको कहते हैं ROR, तब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज होगा। और ये क्या हो जाएगी अब, माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस, अब इसको 1/2 और क्या लिखूंगा भाई, और क्या लिखूंगा, डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, और इसको क्या लिखूंगा, या 3 मॉलिक्यूल हैं इसके, तो प्लस 1/3 डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। एक बार देख लेता हूँ पूरी पिक्चर आ रही है क्या नहीं आ रही, फिर आप हल्ला करो। आ रहा है सर, पूरा आ रहा है। तो ये बात समझ लें, जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज होगा, और जो भी कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देंगे, उससे भाग दे देंगे। यहां पर देखिए 1 है तो 1, या 2 है तो मैंने 1/2 लिख दिया, या 3 है तो भाई यहां पर क्या लिख दिया, 1/3 लिख दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सीख रहे हैं आप लोग। अब देखिए मेरे पास यदि कोई एग्जाम्पल लेता हूं, यदि मैं लिख देता हूं, ये देखिए H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI। इसके लिए बात करें पहले, रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ H2, इसके लिए क्या होगी सर, माइनस, सर हम लिख देंगे डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। बहुत बढ़िया। यदि बात करें, नहीं लिख देता हूं, रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ I2 की यदि बात करें तो माइनस डेल्टा, क्या लिख दूंगा, I2 अपॉन डेल्टा T लिख दूंगा। यदि बात करें रेट ऑफ एपियरेंस, रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ HI के बनने की दर, HI के बनने की दर भाई क्या होगी, साइन चेंज होगा बस, डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T। यदि आपसे पूछा जाए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज करेंगे, और क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम का स्टेटमेंट है, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, अब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, और क्या लिखूंगा, डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T। अब मैं ये बात लिखूं, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। और देख लीजिए सर, और एक एग्जाम्पल बताइए, और बता देता हूं, N2 प्लस 3H2, क्या लिख दूं भाई, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। अब आपसे कोई पूछे भाई रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ A, रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ N2, A क्या है, N2, तो माइनस क्या लिखना है, डेल्टा N2 अपॉन क्या लिख दूंगा, डेल्टा T। रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ H2 माइनस, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं करेंगे, यहां पर हमें ये लिखना है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। यदि आपसे कोई पूछे भाई रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ क्या, NH3, तो क्या लिख दोगे, प्लस डेल्टा लगाना है,
डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। इतनी बात लिख दोगे और ये तीसरी रिएक्शन होगी। यदि हमसे कोई पूछे सर ये बता दो कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ROR। ROR अब क्या हो जाएगी भाई मेरे, क्या इसमें तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 3 लगा हुआ है कोफिशिएंट, तो 3 से -1/3 क्या लिख दूंगा, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, इस पर 2 लिखा हुआ है तो प्लस 1/2 डेल्टा क्या लिखेंगे, डेल्टा NH3 क्या हो रहा है, NH3 अपॉन डेल्टा T। ये बात हो जाए तो ये आप नोट कर लें। इस बात का ध्यान रखना है जब डिसएपियरेंस की, विलुप्त होने की दर या बनने की दर की भाई बात करेंगे तब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं करना है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग की बात करेंगे, अभिक्रिया दर की बात करेंगे, तब इसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज होना है। ये बात बहुत बढ़िया से आप समझ लें। यदि मैं एक जनरल रिएक्शन लिख देता हूं, अब देखिए जनरल रिएक्शन लिख देता हूं, इसको भी पढ़ेंगे, आज नहीं हो पाएगा शायद ये। N1A ऐसे लिख देता हूं, प्लस N2B इज इक्वल टू M1C बन रहा है और M2D बन रहा है, ये बन रहा है। यदि हम इसके लिए बात करें, देखो नंबर 1 मैं बात करता हूं इसके लिए कि रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ ए, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, माइनस क्या लिखूंगा, डेल्टा ए अपॉन 1, ये हो, ये बात तो समझ रहे हो। यदि दूसरी बात लिखता हूं, रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा बी अपॉन डी टी, ये सर दूसरी बात हो। यदि मैं बात करता हूं रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ सी की बात करता हूं, प्लस डेल्टा सी अपॉन डी टी आ जाएगा सर। यदि हम बात करते हैं रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ डी तो क्या आ जाएगा, प्लस डेल्टा डी अपॉन, ये बात मतलब इसमें सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं होगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं करेंगे। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो और कसम है भूलोगे नहीं इस बात की। और मेरी कसम नहीं खानी है भाई, अपने अपने हिसाब से देख लेना भाई किसकी कसम खानी है। तो ये कसम है, ये बात आपको नहीं भूलनी है। जेई की कसम है, नीट की कसम है कि क्या नहीं भूलना है सर हमें, जब हम रेट ऑफ डिसएपियरेंस और एपियरेंस की बात करेंगे भाई तब इसमें कोएफिशिएंट का यूज नहीं करेंगे। और जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, यदि मैं बात करता हूं ROR, तब इसमें कोएफिशिएंट का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, ROR क्या हो जाएगा, -1/N1, क्या लिख दूंगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/N2 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस 1/M1 डेल्टा सी अपॉन क्या लिखूंगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस 1/M2 डेल्टा क्या लिखूंगा, डी अपॉन डेल्टा टी। ये बात लिखेंगे। मतलब कोएफिशिएंट का हम क्या कर देते हैं भाई, भाग दे देते हैं। तो आज इतना ही रहने दें। आज हमने ये बात सीख ली, कौन सी, एवरेज रेट की बात कर ली। एवरेज रेट की आज हमने बात कर ली। सारे
जो है इसके ग्राफ की बात कर ली, डेफिनेशन की बात कर ली, ये सारी बात कर ली। अभी तो इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह, अभी इसके और क्या इंस्टेंटेनियस रेट की भी बात करनी है, वो अगली क्लास में हम बात कर लेंगे। इतना आप नोट करेंगे, इन बातों को सीखेंगे। और एक इम्पोर्टेंट जो इसमें बात हमने करी है किसकी, एवरेज रेट की, कि जब एवरेज रेट की बात करेंगे एप्रियंस डिसएप्रियंस की, तब कोफिशिएंट का यूज नहीं करना है। और जब हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, तब कोफिशिएंट का यूज करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। लगातार आप बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसको बेनिफिट मिलता रहे। तो थैंक यू।